साल 2020 में पूरी दुनिया कोरोना से लड़ती रही तो उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। इस साल राज्य में कुछ बड़े फैसले भी हुए तो कुछ सालों से अटकी परियोजनाओं को पंख भी मिले। इस साल की 20 बड़ी खबरों का लेखा-जोखा हम आपको दिखाएंगे। साल 2020 में उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा फैसला गैरसैंण का रहा। त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने गैरसैंण को प्रदेश की गर्मियों वाली राजधानी बनाकर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। पिछले 20 सालों में जब से राज्य बना है तब से ही लगातार गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग होती रही है, लेकिन इस बार त्रिवेंद्र सरकार ने आखिरकार ये बड़ा फैसला ले ही लिया। भराड़ीसैंण में इसी साल हुए बजट सत्र में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया गया और राजधानी के विकास के लिए 25,000 करोड़ के पैकेज का भी ऐलान हुआ। 4 मार्च को गैरसैंण में सीएम त्रिवेंद्र ने यह फैसला लिया और उसके बाद सचिवालय का भी शिलान्यास किया गया। अब राजधानी का ये फैसला वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है। दरअसल पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में हो, ये मांग पुरानी रही है और इसी भावना को देखते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का फैसला लेकर फ्रंट फुट पर शॉट खेला है। साल 2020 में कोरोना के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने कई योजनाएं लॉन्च की, जिसमें बिना ब्याज के 3 लाख का लोन देने की स्कीम गेम चेंजर साबित हुई। उत्तराखंड सरकार राज्य में 3 लाख तक का बिना ब्याज का लोन किसानों के साथ साथ बेरोजगारों को भी दे रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस स्कीम की शुरुआत 21 नवंबर को उधम सिंह नगर से की। वहीं सहकारिता विभाग की तरफ से किसानों को बीते साल में कई ऋण बांटे गए, जबकि बेरोजगारों ने इस लोन को लेकर अपने नए काम शुरू किए। इसके अलावा राज्य में सौर ऊर्जा और पिरूल से बनने वाली ऊर्जा पर भी काम शुरू हुआ। वहीं पिरूल से पहली बार बिजली तैयार की गई। राज्य के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिना ब्याज के लोन की स्कीम कारगर साबित हुई है और सरकार को उम्मीद है कि लंबे वक्त में इस योजना के अच्छे परिणाम सामने आएंगे। चीन बॉर्डर तक भारत की दस्तक इस साल सुर्खियों में रही। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बीआरओ ने लिपुलेख तक सड़क पहुंचा दी। करीब 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने चीन बॉर्डर पर स्थित लिपुलेख सड़क तक रोड पहुंचा दी। 74 किलोमीटर की इस सड़क के लिए खासी मशक्कत भी करनी पड़ी थी। सैकड़ों इंजीनियर और कर्मचारियों की मेहनत ने असंभव को संभव कर दिखाया। धारचूला के गर्भाधार तक पहले ही रोड थी, लेकिन इसके बाद चीन बॉर्डर तक पहुंचने के लिए 3 दिन का वक्त लगता था। 8 मई को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख रोड का उद्घाटन किया, जिसके कुछ ही घंटों में सीमा के आखिरी छोर तक पहुंच आसान हो गई। ये रोड न सिर्फ सामरिक नजरिए से बल्कि कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट होने के कारण भी खासी महत्वपूर्ण है। साथ ही सीमा से लगे गांव के लिए भी ये रोड अहम रोल निभा सकती है। लिपुलेख रोड से भारत ने अपनी ताकत तो दिखाई, पड़ोसी चीन के साथ नेपाल को भी मिर्ची लगी, लेकिन ये रोड साल 2020 में राज्य ही नहीं देश के लिए बड़ी उपलब्धि रही। देश के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चाटी का उद्घाटन भी इसी साल हुआ, जिसने टिहरी वासियों की कई सालों की मुराद पूरी कर दी। टिहरी में झील बनने के बाद से ही प्रतापनगर को कनेक्ट करने वाले पुल की मांग हो रही थी। 2006 में देश के सबसे बड़े डोबरा चाटी सस्पेंशन ब्रिज का काम शुरू हुआ, लेकिन कई वजहों से काम लंबे समय तक रुका रहा। लंबे समय बाद 8 नवंबर 2020 को सीएम त्रिवेंद्र रावत ने डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन किया। ब्रिज की कुल लंबाई 725 मीटर है। इसमें सस्पेंशन ब्रिज 440 मीटर है, जबकि 260 मीटर आरसीसी डोबरा क्षेत्र की ओर और 25 मीटर स्टील गार्डर चाटी की ओर है। इस पुल पर 15 टन तक भारी वाहन गुजर सकते हैं। डोबरा चाटी पुल इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है और अब इसे देखने दूर दूर से टूरिस्ट टिहरी पहुंच रहे हैं। साल 2020 में बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने प्रभारी बदल दिए और 2022 के लिए एक अलग रणनीति से तैयारी शुरू कर दी। करीब 6 साल तक बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी रहे श्याम जाजू को हटा दिया गया और जाजू की जगह पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम को राज्य का प्रभारी बनाया गया। यही नहीं, उत्तराखंड को पहली बार बीजेपी ने सह प्रभारी भी दिया। रेखा वर्मा को राज्य का सह प्रभारी बनाया गया। 2022 चुनाव से पहले इस बदलाव को रणनीतिक बदलाव कहा गया। वहीं कांग्रेस ने भी लंबे समय तक पद पर रहे अनुग्रह नारायण सिंह को पद से हटाया और उनकी जगह पर दिल्ली के देवेंद्र यादव को राज्य कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया।
राजस्थान में सरकार बनाने और बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले यादव को उत्तराखंड में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। राज्य की दोनों मुख्य पार्टियों ने चुनाव से पहले प्रभारियों में बदलाव किया और नए चेहरों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। चुनावी साल से पहले राज्य बीजेपी को बंशीधर भगत के रूप में मिला नया अध्यक्ष, लेकिन सियासी गलियारों में बंशीधर भगत का नाम रहा चौंकाने वाला। 6 बार के विधायक और यूपी के तौर से मंत्री रहे बंशीधर भगत को साल 2020 में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। सियासत का लंबा अनुभव रखने वाले भगत का नाम हालांकि सियासी गलियारों में जरूर चौंकाने वाला रहा। बीजेपी अक्सर युवा खिलाड़ियों पर दांव खेलती रही है, लेकिन इस बार अनुभवी और मचे हुए सियासी दिग्गज भगत को बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बनाया। हालांकि बंशीधर भगत को पद संभालते ही कोरोना संकट का सामना करना पड़ा, पार्टी के कार्यक्रमों पर भी रोक लगी रही। लेकिन अब भगत के सामने सबसे बड़ी चुनौती साल 2022 का विधानसभा चुनाव है। साल 1975 में जनसंघ के जरिए सियासत में एंट्री कर चुके बंशीधर भगत के लिए असली परीक्षा साल 2022 का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि इसकी तैयारी के लिए उनके पास काफी कम वक्त है। गंगा को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया और हर की पैड़ी पर बहने वाली धारा को स्क्रैप के बजाय गंगा नदी का नाम दे दिया। 2016 में राज्य की हरीश रावत सरकार ने हर की पैड़ी पर गंगा को स्क्रैप चैनल घोषित किया था और तब से ही इस अध्यादेश को रद्द करने की मांग हो रही थी। करीब 4 साल बाद राज्य की त्रिवेंद्र सरकार ने इस अध्यादेश को रद्द कर दिया और हर की पैड़ी पर बहने वाली धारा को गंगा का नाम दे दिया। सरकार की तरफ से कहा गया कि हर की पैड़ी पर गंगा की अविरल धारा बहती है और बहती रहेगी। सरकार की तरफ से यहाँ तक कहा गया कि इसे लेकर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी सरकार जाएगी। सरकार के इस फैसले का संत समाज के साथ साथ पूरे देश के लोगों ने स्वागत किया और इसे गंगा को लेकर ऐतिहासिक फैसला करार दिया। हर की पैड़ी पर गंगा को स्क्रैप चैनल का नाम देने पर खूब सियासत भी हुई। त्रिवेंद्र सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लेकर सभी सियासी चर्चाओं पर रोक लगा दी और गंगा को भी उसका पौराणिक स्वरूप वापस लौटा दिया। देश भर की तरह उत्तराखंड में भी ऑनलाइन पढ़ाई ने संभावनाओं के नए दरवाजे खोल दिए हैं, जिसे छात्रों के साथ टीचर्स के लिए भी फायदेमंद बताया जा रहा है। मार्च में लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी समस्या स्कूलों को लेकर खड़ी हुई, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी है। प्राइवेट स्कूलों के अलावा सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई हुई। दूर दराज के स्कूलों तक कनेक्टिविटी पहुंचाकर बच्चों की पढ़ाई पूरी कराएगी। कॉलेज के छात्रों को भी ऑनलाइन पढ़ाया गया और इसके लिए कई स्कूलों में फ्री वाईफाई तक की भी सुविधा दी गई। ऑनलाइन पढ़ाई का ये प्रयोग काफी सफल रहा। राज्य के छात्रों के साथ अभिभावकों ने भी इसे हाथों हाथ लिया और कोविड संक्रमण से दूर रहते हुए पढ़ाई की। हालांकि अभी भी कुछ क्लासेस के लिए स्कूल खुले हैं, लेकिन अब भी अधिकांश पढ़ाई ऑनलाइन ही हो रही है। कोरोना काल में छात्रों का भविष्य सबसे बड़ी चिंता था, लेकिन सरकारी कॉलेजों और स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई का प्रयोग बेहद ही सफल रहा। साल 2020 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का ये पहला बद्रीनाथ केदारनाथ दौरा रहा। 16 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ धाम पहुंचे। 15 नवंबर की रात केदारपुरी में बिताने के बाद 16 नवंबर को दोनों मुख्यमंत्री बाबा केदार के कपाट बंद होने के कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि इसके बाद भारी बर्फबारी के चलते दिन भर दोनों केदारनाथ धाम में ही अटके रहे। केदारनाथ के बाद सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ बद्री केदार दौरे पर आए और ठीक कपाट बंद होने से पहले दर्शन किए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बद्री केदार आने के बाद दोनों राज्यों के वर्षों से चले आ रहे कई परिसंपत्ति विवाद भी खत्म हो गए। साल 2020 में कोरोना का असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ा और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ जब चारधाम की यात्रा बिना यात्रियों के शुरू हुई।
मार्च में कोरोना की शुरुआत के साथ ही लॉकडाउन हुआ और इसका असर साफ साफ चारधाम यात्रा पर भी पड़ा। यहाँ तक कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी आगे बढ़ाई गई। इसके अलावा चारों धामों के कपाट बिना श्रद्धालुओं के लिए खुले और लंबे वक्त तक चारधाम यात्रा रोक कर रखी गई। इसके अलावा दक्षिण भारत से आने वाले रावल भी क्वारंटीन के बाद धाम तक पहुँचे। वहीं साल खत्म होते होते यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम नजर आई। वहीं तमाम श्रद्धालुओं ने इस साल ऑनलाइन दर्शन किए। साल 2020 में यात्रा खत्म होते होते यात्रियों की संख्या जरूर बढ़ी, लेकिन बिना यात्रियों की यात्रा शुरू होने की वजह से साल 2020 इतिहास में जरूर दर्ज हो गया। चारधाम देवस्थानम बोर्ड साल 2020 में त्रिवेंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि रही। 51 बड़े मंदिरों का प्रबंधन सीधे सीधे बोर्ड के हाथ में आ गया। चारधाम के सही और अच्छे प्रबंधन के लिए लंबे समय से बोर्ड की कवायद चल रही थी और 2020 वो ऐतिहासिक साल रहा जब त्रिवेंद्र सरकार ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन कर दिया। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत राज्य के 51 मंदिरों का प्रबंधन चारधाम देवस्थानम बोर्ड को सौंप दिया गया। बद्री केदार मंदिर समिति के कर्मचारियों का देवस्थानम बोर्ड में समायोजन किया गया। चारधाम यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, यात्रियों की सहूलियत के लिए देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया और इस साल की यात्रा भी पहली बार चारधाम बोर्ड ने ही आयोजित करवाई, जो कि कोरोना के बावजूद काफी सफल रही। देवस्थानम बोर्ड का कुछ जगह विरोध भी हुआ, लेकिन ओवरऑल ये फैसला भी सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। कोरोना का असर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पड़ा और पूरी यात्रा को ही स्थगित करना पड़ा। साथ ही पिथौरागढ़ से होने वाला इंडो चाइना ट्रेड भी कोविड की भेंट चढ़ गया। 1981 में शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 38 साल बाद ब्रेक लग गया। कोरोना के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। एक भी जत्था इस बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर नहीं जा पाया, जबकि इससे पहले साल 2019 में ही सबसे ज्यादा यात्रियों का रिकॉर्ड बना था। 2019 में 948 यात्रियों ने कैलाश पर्वत के दर्शन किए थे, लेकिन इस साल यात्रा पूरी तरह रद्द रही। कोविड के चलते हर साल होने वाला इंडो चाइना ट्रेड भी इस साल नहीं हुआ। 1992 से ही 5 महीने लिपुलेख दर्रे से भारत चीन व्यापार होता रहा है। यहाँ भी इतिहास में पहली बार ये ट्रेड पूरी तरीके से रद्द करना पड़ा। लिपुलेख दर्रे से होने वाली कैलाश यात्रा और इंडो चाइना ट्रेड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, लेकिन कोविड काल में दोनों का इतिहास बदल गया। साल 2020 में कोरोना से पूरी दुनिया प्रभावित रही। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई बड़े नेता कोरोना संक्रमित हुए और इस सब के बीच कई बड़े नेता काल के गाल में समा गए। कोरोना के चलते 2020 में कई लोग दुनिया छोड़कर चले गए। सल्ट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र जीना का कोरोना से निधन हो गया। जीना से पहले उनकी पत्नी का भी कोरोना के चलते ही निधन हुआ था। कर्णप्रयाग से 2 बार विधायक रहे अनुसुईया प्रसाद मैखुरी भी कोरोना की जंग हार गए। पिथौरागढ़ सीट से 2 बार विधायक और राज्य मंत्री रहे कृष्णचंद पुनेठा और पौड़ी से पूर्व विधायक सुंदरलाल मंद्रवाल भी कोरोना काल में दुनिया छोड़कर चले गए। वहीं कोरोना काल में ही साहित्यकार मंगलेश डबराल का भी निधन हुआ। साल 2020 में कोविड ने हमसे कई अहम हस्तियों को छीन लिया। अब उम्मीद है कि साल 2021 बेहतर होगा और कोरोना की वैक्सीन का भी बेहतर असर हमें देखने को मिलेगा। कर्मकार कल्याण बोर्ड 2020 में खासा सुर्खियों में रहा। बोर्ड पर तकरीबन 400 करोड़ रुपए के बंदरबाट के आरोप लगे। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को कर्मकार कल्याण बोर्ड से बड़ा झटका लगा। अक्टूबर के महीने में श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया गया। हरक सिंह के साथ ही सचिव दमयंती रावत को भी हटाया गया। इतना ही नहीं, पूरे बोर्ड को पुनर्गठित कर दिया गया और श्रम मंत्री के रखे करीब 20 कर्मचारियों की भी छुट्टी कर दी गई। यही नहीं, कर्मकार बोर्ड के खर्चे की जांच के लिए ऑडिट भी शुरू हो गया। ऑडिट में कई वित्तीय अनियमितताएं पाई गई। कर्मकार बोर्ड पर करीब 400 करोड़ की बंदरबाट का आरोप लगा। निशाने पर सीधे सीधे हरक सिंह रावत रहे। ऑडिट के बाद कोटद्वार में अस्पताल बना रही ब्रिज एंड रूफ कंपनी ने बोर्ड को 18 करोड़ रुपए वापस भी कर दिए। राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला। उत्तराखंड के लिए 2020 प्रशासनिक फेरबदल का भी साल रहा। इस साल राज्य को नए मुख्य सचिव और डीजीपी भी मिले।
उत्तराखंड में 2.5 साल से भी ज्यादा समय तक प्रशासनिक मुखिया रहे उत्पल कुमार सिंह 31 जुलाई को रिटायर हो गए और राज्य के प्रशासन को नया प्रमुख मिला। सीनियर आईएएस ओम प्रकाश को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया। वहीं रिटायर होने के बाद आईएएस उत्पल कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्हें लोकसभा का महासचिव बनाया गया, जो कि कैबिनेट सचिव रैंक का पद है और उत्तराखंड के लिए भी गौरव की बात है। वहीं पुलिस विभाग को भी इस साल नया प्रमुख मिला। अनिल रतूड़ी डीजीपी पद से रिटायर हुए और तेज तर्रार माने जाने वाले अशोक कुमार को राज्य का नया डीजीपी बनाया गया। राज्य के नए मुख्य सचिव और डीजीपी के लिए आगे कई चुनौतियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वैक्सीन के लिए व्यवस्था बनाना है। लंबी जद्दोजहद और इंतजार के बाद राज्य विधानसभा में अम्ब्रेला एक्ट पास हो गया। अब सभी सरकारी यूनिवर्सिटी में एक समान प्रशासन लागू होगा। राज्य की सभी सरकारी यूनिवर्सिटी को एक समान ढंग से चलाने के लिए अम्ब्रेला एक्ट की बात लंबे समय से हो रही थी और साल 2020 में ही अम्ब्रेला एक्ट पास भी हो गया। हालांकि राज्यपाल की तरफ से इसे वापस भेज दिया गया, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही गवर्नर के साइन के बाद ये कानून बन जाएगा। अम्ब्रेला एक्ट लागू होने के बाद सभी सरकारी यूनिवर्सिटी में एक जैसे नियम और कायदे होंगे। कुलपति की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और 70 साल से ज्यादा उम्र में कुलपति नहीं बनाए जा सकेंगे। पदों पर नियुक्ति भी 50% प्रमोशन से की जाएगी, 50% डायरेक्ट भर्ती होगी। 1973 के बाद अम्ब्रेला एक्ट राज्य में शिक्षा सुधार का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। साल 2020 राज्य के लिए बड़ी आपदा का साल भी रहा है। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में कुदरत का कहर देखने को मिला। 26 से 28 जुलाई के बीच पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके मुंशियारी, धारचूला, बंगापानी में आसमानी आफत बरसी। सबसे ज्यादा असर बंगापानी तहसील को हुआ। आपदा में कई घर जमींदोज हो गए तो सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन बर्बाद हो गई। 20 के करीब लोगों की मौत हो गई और एक बड़ी आबादी को आपदा राहत शिविरों में शिफ्ट करना पड़ा। सरकार की तरफ से आपदा पीड़ितों को मुआवजा दिया गया और राहत दी गई। खुद मुख्यमंत्री ने भी आपदा प्रभावितों से मुलाकात की, लेकिन अब भी कई लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। जुलाई में आई आपदा के बाद एक बड़ी आबादी विस्थापन की मांग कर रही है ताकि हर साल आने वाली मुश्किलों से राहत मिल सके। उत्तराखंड की धरती पर भारतीय सेना का पराक्रम भी देखने को मिला जब पहली बार चीनूक हेलीकॉप्टर केदारनाथ पहुंचा। 17 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना की शान चिनूक हेलीकॉप्टर केदारनाथ पहुंचा। सुबह सुबह केदारपुरी पहुंचे चिनूक को देखने भीड़ उमड़ गई। 3 अप्रैल 2018 को केदारनाथ में एक Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और चिनूक इसी के मलबे को लेने केदारपुरी आया था। चिनूक का केदारनाथ पहुंचना भी राज्य के लिए बड़ी खबर रही। भारतीय सेना के पास 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिन्हें अमेरिका की बोइंग कंपनी से खरीदा गया है। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ में भी पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि देश की शान चिनूक हेलीकॉप्टर अब बद्रीपुरी में भी दस्तक देगा। साल 2020 उत्तराखंड के लिए गुलदारों के आतंक का साल रहा। कुमाऊं और गढ़वाल में कई लोगों को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। साल 2020 में गुलदारों ने राज्य की नींद उड़ा दी। क्या पहाड़ क्या मैदान, हर जगह गुलदार ने दस्तक दी और दिन दहाड़े हमले भी किए। लॉकडाउन के बाद गुलदारों के हमले में बढ़ोतरी भी हुई। राज्य में औसतन हर हफ्ते गुलदार ने एक शख्स को अपना निशाना बनाया। इस साल पिथौरागढ़ जिले में गुलदार के सबसे ज्यादा हमले हुए तो टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में भी गुलदार का आतंक दिखा। गुलदारों की संख्या बढ़ना इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 साल में गुलदारों की आबादी 60% बढ़ गई है। उत्तराखंड में गुलदारों की संख्या बढ़कर 839 हो गई है, जो शिवालिक हिल्स और तराई में सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड में जंगलों की आग इस बार सुर्खियों में रही, लेकिन गर्मियों की नहीं, सर्दियों की आग, जिसके बाद पूरे साल को फायर सीजन घोषित कर दिया है। जंगलों की आग उत्तराखंड के लिए हमेशा से चुनौती रही है और इसलिए 15 फरवरी से हर साल फायर सीजन शुरू होता है, जब तक कि मानसून ना आ जाए। लेकिन इस बार गर्मियों में आग की घटनाएं उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी घटनाएं सर्दियों में सामने आई। 1 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक जंगलों में आग की 200 घटनाएं हुई, जिसमें 280 हेक्टेयर
जंगल जलकर राख हो गए। सर्दियों की आग में अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ के अलावा पौड़ी, उत्तरकाशी के जंगल सबसे अधिक प्रभावित रहे और इसी वजह से उत्तराखंड में फायर सीजन को साल भर के लिए घोषित कर दिया, जो जंगलों के लिए साल 2020 का सबसे बड़ा फैसला रहा। जानकारों के मुताबिक पहाड़ों में इस साल सर्दियों में बारिश बेहद कम हुई और नमी कम होने की वजह से ही आग की घटनाओं में इजाफा भी हुआ।